Hello, dear students and dear listeners and viewers. Today we will discuss a new topic of the chapter cell, that is nucleus. Nucleus nucleus is known as brain of cell. न्यूक्लियस को सेल का कहते हैं। वो कहते हैं जैसे कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी सारी एक्टिविटीज़ को, बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वैसे ये न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ये कंट्रोलिंग बॉडी है। ये समझिए कि सेल का प्रिंसिपल है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल सर होते हैं वही सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से ये सेल का क्या है, प्रिंसिपल है। तो इंट्रोडक्शन, न्यूक्लियस इज़ अ सेल ऑर्गेनेल दैट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। हम लोगों ने जब डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर ही कुछ डिस्कशंस किए थे, डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट के नाम देखे थे। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट हैं न्यूक्लियस, उन्होंने न्यूक्लियस को सबसे पहली बार देखा और डिस्क्राइब किया था। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज वॉज गिवन द नेम क्रोमैटिन। बाद में जो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है वो मटेरियल, जैसे कि मान लीजिए ये पूरी सेल है, तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर ये जो मटेरियल होता है, इस मटेरियल को कहा जाता है क्रोमैटिन। धागे जैसी संरचना होती है, इसे क्रोमैटिन कहा जाता है। तो न्यूक्लियस, देखिए पहली बात तो हमें सेल दिखाई देनी चाहिए पूरी, ये है सेल। फिर सेल में न्यूक्लियस दिखाई देना चाहिए। अब न्यूक्लियस के भी अंदर क्रोमैटिन है, ये दिखाई देना चाहिए। ये नैनोमीटर स्केल के होते हैं, बहुत छोटे से इसीलिए दिखाई देंगे जब तक बहुत हाई पावर का माइक्रोस्कोप ना हो, यानी कि सेल को लगभग 1000 गुना बड़ा देखने पर ही ये दिखाई देंगे। तो इसको सबसे पहली बार स्टेन किया था, यानी कि अलग कलर से। जैसे कि अगर मैं अभी क्या करूं कि इस तरह से लेकर के सारी चीज़ें ऐसे एक साथ बना दूं तो आपको अच्छे से दिखाई, कुछ अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अलग अलग कलर से दिखा रही हूँ तो आप समझ पा रहे हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने स्पेशली, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेशल एक डाई यूज़ की थी, जिससे ये न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल, जिसे क्रोमैटिन कह रहे हैं, इसको स्टेन किया था, जिससे ये ब्राइट होकर के अलग सा बिल्कुल दिखने लग रहा था। तो क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है ये, तो इसीलिए ये बेसिक डाई से इन्होंने इसे कलर किया था। तो ये एक बेसिक डाई थी, बेसिक नेचर की डाई थी, क्योंकि जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है जिसमें डीएनए पाया जाता है, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये खुद क्या है, एसिड है, तो इसीलिए बेसिक डाई से स्टेन करने पर ये क्लियरली विजिबल हुआ। नॉर्मली देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, तो ज़्यादातर आप सेल में देखेंगे एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। बट कभी कभी कुछ एक ऐसी सेल्स होती हैं जो बहुत एक्टिव सेल्स होती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, जैसे तो वो सेल्स में क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो एक से ज़्यादा नंबर में भी हो सकता है। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे ह्यूमन की आरबीसी सेल, या इसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन। और साथ ही साथ वेस्कुलर प्लांट्स की सीव ट्यूब सेल्स। तो सीव ट्यूब सेल्स के बारे में हम लोग जब आगे आने वाला चैप्टर है टिश्यू चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आप इतना जान लें कि सीव ट्यूब सेल्स में और ह्यूमन की आरबीसी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है, उसे स्टेनिंग किया था फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट में। प्रायः एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी पाया जा सकता है। अब हम आते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप देखिए तो इसमें 3 बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। एक आउटर बाउंड्री होगी जिसे न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, इसके अंदर लिक्विड भरा होगा जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और एक और स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर जो धागे जैसी संरचनाएं क्रोमैटिन थ्रेड्स होती हैं, उनके अलावा भी एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है सर्कुलर सा, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो बाउंड्री है ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप है। और ये जो अंदर की तरफ लिक्विड भरा हुआ है पूरा, ये अंदर की तरफ भरा हुआ पूरा लिक्विड है, जो इस पूरे लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये देखिए अलग से एक आपको दिखाई दे रहा है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसके अंदर इस तरह से थ्रेड्स, धागे जैसी संरचनाएं भी पड़ी रहती हैं, जिन्हें क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। यानी यही मेन न्यूक्लियस का जो काम है वो इन्हीं
धागे जैसी संरचनाएं जिन्हें क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं उनके माध्यम से होता है। यहाँ भी आप देखिए ये सेल्स दिखाई गई हैं, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल दिखाई गई है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस को दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, now we will discuss structure of nucleus in detail. We seen nuclear envelope, then we will discuss now nuclear envelope. Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope consists of two parallel membranes with a space between. यानी कि बहुत बार बताया है मैंने आपको ये चीज़ कि जो न्यूक्लियस है वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। यानी कि अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस को बनाएं तो ये इस तरीके की इसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं। देखिए डबल मेम्ब्रेन्स हैं और ऐसे डबल मेम्ब्रेन्स से ये स्ट्रक्चर जो है ये बन रहा होता है। इसकी बाहर के मेम्ब्रेन को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और जो इसके अंदर की मेम्ब्रेन होती है बेटा इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके बीच में एक स्पेस होता है, इसे कहते हैं, इस स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये स्पेस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और साथ ही साथ देखिए यहाँ बीच बीच में पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, इसी पोर को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। एक्चुअली जो ये न्यूक्लियस है कहाँ प्रेजेंट रहता है, सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। और यहाँ जो मटेरियल है अगर कुछ यहाँ बनता है तो ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जा सकता है, या साइटोप्लाज्म में कुछ बनता है तो वो न्यूक्लियस के अंदर मूव कर सकता है। और ये काम किसकी मदद से होता है, न्यूक्लियर पोर की मदद से होता है। सो जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या करता है, एक बैरियर बनता है जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। तो साइटोप्लाज्म और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है। कौन, न्यूक्लियर एनवलप। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum। तो इसी पर आपने देखा था कि न्यूक्लियस पर ही जो है वो अटैच रहती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन पर राइबोसोम्स स्थित होते हैं। एट नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स which are formed by the fusion of its two membranes. These nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecules takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm। यानी कि थियरी पढ़ी तो सेल थियरी में पढ़ा कि हर एक सेल जो है उससे कुछ नई सेल्स बनती हैं। देखिए ये एक पुरानी सेल है तो ये सेल क्या होगी, एक निश्चित समय के बाद क्या होगी, दो नई डॉटर सेल्स बनाएगी और एक सेल से दो सेल्स बनती हैं। इनको कहते हैं सेल डिवीजन। ये प्रोसेस सेल डिवीजन कहलाती है। तो जो सेल डिवीजन की पूरी फेनोमेनन है उसमें अलग अलग स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इस फेज में न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म और सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी डिवाइड करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मान लीजिए एक घर है और इस घर में पहले तो मम्मी पापा रहते थे, फिर उनके बच्चे हुए, तो बच्चे जो है मान लीजिए दो हुए। अब दोनों बच्चों को अपना अपना घर चाहिए तो क्या होगा कि या तो ये बच्चे खुद ही मेहनत करके अपने लिए सामान बनाते रहेंगे और उसके बाद जब सही समय आएगा तो ये दोनों अपना अपना घर बनाकर अलग अलग सेट हो जाएंगे। तो उसी तरीके से जो हमारी सेल्स भी होती हैं पहले वो प्रॉपर न्यूक्लियर उनमें मटेरियल कलेक्ट हो जाता है, उनमें क्रोमोसोम है वो प्रॉपर डबलिंग हो जाती है, सारी चीज़ें जब सफिशिएंट अमाउंट में हो जाती हैं तो जो एक सेल होती है वो डिवाइड कर जाती है और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो भी डिवाइड करता है। तो अलग अलग फेजेस आती हैं उस दौरान, यानी कि सेल यहाँ से इस रूप में जब आती है तो बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरती है। तो ऐसी ही एक अवस्था है जिसे कहते हैं इंटरफेज। तो इंटरफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होगा जब, यानी कि ये वो जब डिवाइड नहीं कर रहा होता है वो स्थिति होती है, केवल तैयारी कर रहा होता है। ठीक है, तब उसमें देखा गया है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो स्ट्रक्चर किस रूप में होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, अंदर धागे जैसी संरचना होती है जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है और
ये अंदर के स्पेस में जो लिक्विड भरा होता है इसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और यहीं पर एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल, जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि एक सेल जो है वो 2 से 4, 4 से 8 ऐसी ही सेल बनती है। तभी तो आप पहले छोटे से बच्चे थे, अब आप इतने बड़े हो गए, तो आप पहले एक सेल से ही बने, फिर इतनी सारी सेल आपकी बॉडी में आज प्रेजेंट है। तो जब सेल डिवाइड करती है तो डिवाइड करने के लिए तैयारी करती है। तो जिस समय सेल तैयारी कर रही होती है उस स्थिति में जब एक न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। एक बाउंड्री दिखाई दी और उसके अंदर जो लिक्विड भरा रहा जिसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहा गया, और न्यूक्लियर मैट्रिक्स का ही नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसी के अंदर मटेरियल पड़ा रहा धागे जैसा क्रोमैटिन, और एक न्यूक्लियोलस पाई गई। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर एक जनरल होता है प्रायः एक न्यूक्लियस में, यही स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर ये बात बताना चाहते हैं कि क्रोमैटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं इसमें, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और एक स्फेरिकल न्यूक्लियोलस होती है। ठीक है, तो देखिए ये इस डायग्राम में आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। देखिए ये न्यूक्लियस है एक्चुअली, तो ये न्यूक्लियस है। देखिए इससे यहाँ पर आउटर बाउंड्री से इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहती है। अब देखिए इसकी सरफेस पर पोर्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर है, सरफेस पर पोर्स प्रेजेंट है जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। तो ये इस टाइप के ऐसे ऐसे पोर्स जैसे बने रहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है न्यूक्लियस को। तो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो ये पूरा मैट्रिक्स भरा हुआ है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इसमें यहाँ सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, और धागे जैसी संरचनाएं न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ी रहती हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और इसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पर समझाई जा रही है, यही न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो एक आउटर बाउंड्री होती है जिसे न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको आउटर बाउंड्री। उसके बाद एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसके अंदर जो धागे जैसी संरचनाएं पड़ी रहती हैं उन्हें क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रोसीड एंड डिस्कस द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने देखा अभी तक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो ये सेल के अंदर जो लिक्विड भरा है वो तो हो गया साइटोप्लाज्म। तो सेल का साइटोप्लाज्म अलग लिक्विड है, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है वो अलग लिक्विड है, और ये दोनों लिक्विड किसके द्वारा सेपरेटेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस जो है वो कोई एक डेफिनिट मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, बस यही बात बताई गई है। न्यूक्लियोलस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये आपको याद करना पड़ेगा कि न्यूक्लियोलस वो जगह होती है न्यूक्लियस के अंदर जहाँ राइबोसोमल आरएनए बनता है। ठीक है, जैसे डीएनए अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसी तरीके से आरएनए भी होता है, जो आरएनए राइबोसोम बनाता है। जैसे हम लोगों ने राइबोसोम अभी पढ़ लिया ना, तो राइबोसोम किसका बना होता है, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो जो राइबोसोम बना होता है आरएनए का, तो वो आरएनए कहाँ से बनता है, वो आरएनए न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में बनता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंड and is associated with a specific nucleolar organizing region of certain chromosomes. The nucleoli are larger and more numerous in cells that are actively involved in protein synthesis. जिन कोशिकाओं में लगातार प्रोटीन का सिंथेसिस हो रही होती है उनमें बहुत सारे न्यूक्लियोलस उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, जो सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस होती है उनमें न्यूक्लियोलस एक्टिव रहते हैं और लार्ज रहते हैं, यही बात बताई जा रही है। तो न्यूक्लियोलस के बारे में बस आपको इतना जानना है कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, और उन सेल्स में ये न्यूक्लियोलस ज़्यादा पाया जाता है, मतलब ज़्यादा एक्टिव रहता है जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। फिर जब हमने देखा था न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, तो लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियोलस के अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म में जो मटेरियल धागे जैसे पड़े हुए थे उन्हें कहा था क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मटेरियल इज एन इंटरवेन मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। यानी कि ये जो धागे जैसी संरचना
ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अंदर ऐसी धागे जैसी संरचना पड़ी रहती है। अब इसे ही हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो धागे जैसी संरचना है, जब इसे डिटेल में देखा गया तो ऐसा देखा गया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये जो धागे जैसी संरचना होती है ये किसकी बनी होती है? डीएनए की, और इसको कुछ प्रोटीन सेट करते हैं। ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन की ये संरचना बनी होती है जिसे क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। और ये जब सेल डिवाइड कर रही होती है, देखिए जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तब तो ये जो संरचना है ये बिल्कुल ऐसे ही रहती है, लेकिन जब सेल डिवीज़न स्टार्ट कर देती है तब यही संरचना जो होती है वो निश्चित आकार लेने लगती है, और ऐसा आकार जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं इस आकार में आ जाती है। तो ये जब डेफिनेट शेप ले लेती है तो इसे ही क्रोमोसोम कहा जाता है। फिर से समझिए, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, डिवाइड करने की तैयारी कर रही होती है, उस समय सेल के अंदर ये जो क्रोमैटिन है ये धागे की जैसे रहता है और अनकॉइल्ड रहता है। लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगती है तो ये एक निश्चित आकार ले लेता है, थिक हो जाता है, कॉइल्ड हो जाता है और ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे कि क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ड्यूरिंग द इंटरफेस सेल ड्यूरिंग द इंटरफेज स्टेज ऑफ सेल क्रोमोसोम्स आर अनकॉइल्ड। तो वो थिन नेटवर्क जैसे रहते हैं, तब इनको क्रोमैटिन कहा जाता है। और क्रोमैटिन में क्या क्या होता है? डीएनए होता है और प्रोटीन होता है मेनली, और बहुत कम मात्रा में आरएनए भी होता है। मुख्यतः आपको याद रखना है कि क्रोमैटिन में डीएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, द टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट विद डीएनए आर हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो जो ये डीएनए है, डीएनए देखिए सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इसमें ये जो धागे जैसी संरचना जिसे क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन कह रहे हैं, यही क्या बनाता है? ये ऐसा क्रोमोसोम बनाता है। और इस क्रोमोसोम पर क्या स्थित होते हैं? ये क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो जो डीएनए के साथ जुड़े हुए प्रोटीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, हिस्टोन या नॉन हिस्टोन। यानी कि डीएनए के साथ जो प्रोटीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम में, वो प्रोटीन दो प्रकार के हो सकते हैं, हिस्टोन प्रकार के प्रोटीन हो सकते हैं या नॉन हिस्टोन प्रकार के प्रोटीन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आप अच्छे से देख पाएंगे ये डायग्राम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन धागे जैसी जो संरचनाएं थी जब वो कंडेंस हो जाती हैं सेल डिवीजन के समय, तो उन्हें ही क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और वही क्या है? हेरेडिटरी व्हीकल्स हैं, यानी वही वो माध्यम है जिससे पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं, माता पिता के लक्षण संतानों में आते हैं, तो वो कौन है? क्रोमोसोम्स हैं। तो देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम जो है ये ऐसा रूप ले लेते हैं, जो पहले धागे के जैसा था ये इस तरीके का रूप ले लिया है। ठीक है, तो इसमें से हम इसमें भी बंटवारा होता है। ये एक क्रोमोसोम का ये एक हिस्सा होता है। ठीक है, ये इसे एक क्रोमैटिड कहते हैं, एक क्रोमोसोम। देखिए ये पूरा जो है ये क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें ये एक हिस्सा, इसका आधा हिस्सा ये क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड है, और इसका जो ये एक हिस्सा है ये पूरा क्या है? ये एक क्रोमैटिड है ना। तो इनको हम आपस में एक ही क्रोमोसोम के आधे आधे हिस्से हैं, इन्हें क्रोमैटिड कहते हैं या सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, देखिए ये पूरा क्रोमोसोम है और इसमें एक ये क्रोमैटिड है और एक ये क्रोमैटिड है, लेकिन ये दोनों क्रोमैटिड्स जो हैं वो एक जगह पर जुड़े रहते हैं। जिस जगह पर दोनों क्रोमैटिड्स जुड़े रहते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। पॉइंट एट विच बोथ the sister chromatids remain attached in a chromosome is सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जिस जगह पर, देखिए अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि जो न्यूक्लियस था इसके अंदर धागे की जैसी संरचनाएं जो पड़ी थी, इन्हीं को जब ठीक से स्टडी किया गया तो देखा गया कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये ऐसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इन्हीं क्रोमोसोम को और स्टडी किया गया तो देखा गया कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये ऐसा
एक क्रोमैटिड होता है और फिर इसी के जैसा एक और क्रोमैटिड इससे जुड़ा होता है। तो 2 क्रोमैटिड से एक क्रोमोसोम बनता है। तो जहाँ पर ये दोनों क्रोमैटिड्स जुड़ते हैं, जहाँ ये दोनों क्रोमैटिड्स जुड़ते हैं, उस पोजीशन का नाम, उस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रोमियर। यहाँ देखिए दिखाया गया है कि ये क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड, और ये दूसरा क्रोमैटिड है। तो ये कहाँ जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर पर। या आप ये भी देख सकते हैं कि पूरी जगह तो ये ऐसा फूला है स्ट्रक्चर, ये और ये भी स्ट्रक्चर ऐसा फूला है, लेकिन जहाँ ये जुड़े हैं वहाँ पर पिचका हुआ है एक। तो इसीलिए इसको कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। यानी कि एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स से बना होता है। क्रोमैटिड्स, एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स जो हैं, इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। और सिस्टर क्रोमैटिड्स जिस पोजीशन पर अटैच रहते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। और वहाँ पर एक खांच, गड्ढे जैसा रहता है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। सेंट्रोमियर को ही प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। यही जो सेंट्रोमियर है, इसी का एक और नाम होता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये सब बुक में अभी आगे की स्लाइड्स में लिखा हुआ है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये सेल है, सेल डिवाइड कर रही है और इसके अंदर देखिए ये क्रोमोसोम इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं। ये सेल है, सेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर में बता रही थी आपको, द क्रोमोसोम शेप इज यूजुअली ऑब्जर्वेबल एट मेटाफेज एंड एनाफेज। यानी ये वो बस स्थितियां हैं जब सेल डिवाइड कर रही होती है, तो अलग अलग स्टेज में आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मुख्यतः जो क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, ये वाला स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम का होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का जो होता है, ये हमें जो है मेटाफेज, एनाफेज में दिखाई देता है। तो इसमें यहाँ सेंटर पर सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो इस स्टेज में देखे जा सकते हैं। बिसाइड्स सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन सम क्रोमोसोम्स। कभी कभी कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखा गया है। यानी कि एक जो आर्म है क्रोमोसोम की, वहाँ पर भी ऐसा ही कॉन्स्ट्रिक्शन देखा गया है, और इसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एक पिंच, जैसे आपने बैलून लिया और बैलून को क्या किया, बीच से पिंच कर दिया, तो वो बैलून आपका ऐसा हो जाता है ना। इसी तरह से ये क्रोमोसोम पर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेकेंडरी, मान लीजिए कि क्रोमोसोम ऐसा है, तो इस क्रोमोसोम को पिंच किया, जैसे बैलून लिया उसको बीच से पिंच किया, तो यहाँ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन दिखा। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे भी पिंच हो गया मान लीजिए, तो ये तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हुआ। और यहाँ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी कभी कभी किन्हीं क्रोमोसोम्स में दिखाई देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्पेशली कुछ क्रोमोसोम्स में दिखाई देता है, और इन क्रोमोसोम्स के माध्यम से जो स्टडी होती है वो बहुत अच्छे से की जा सकती है, क्योंकि इन्हें क्लियरली देखिए, कोई स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो वो अलग तो नहीं दिखेगा, लेकिन किसी में अगर ये 2 कंस्ट्रिक्शंस दिखाई दे रहे हैं तो वो अलग से दिखाई देगा सेल के अंदर। तो इस आधार पर इन क्रोमोसोम्स को पहचाना जा सकता है, इनकी पोजीशन पता लगाई जा सकती है, और जब जेनेटिक स्टडीज़ की जाती है तो ये बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, तो मटेरियल में मैं आपको ये हाइलाइटर लेती हूँ और मैं बता देती हूँ कि ये लिखा है क्रोमोसोम, ये लिखा है सैटेलाइट। तो आप हाइलाइटर की मदद से समझ जा रहे हो कि यहाँ क्रोमोसोम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ सैटेलाइट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, देखिए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर हर एक क्रोमोसोम में पाया जाता है, लेकिन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसी किसी क्रोमोसोम में पाया जाता है, और जिनमें पाया जाता है उन्हें सैट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तो
ये मार्कर की तरह काम करते हैं, और जो सेल के अंदर जीन्स की, क्रोमोसोम्स की स्टडी होती है न्यूक्लियस की, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेट क्रोमोसोम्स एज मार्कर्स, मैंने आपको बताया कि जैसे मार्कर से आप हाईलाइट हो जाता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जो सैटेलाइट क्रोमोसोम होते हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका क्रोमोसोम की स्टडी में। द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस आर ऑलवेज कांस्टेंट इन देयर पोजीशंस, ये जो निश्चित जगह ही पर पाए जाते हैं क्रोमोसोम में, उसके किनारे पर पाए जाते हैं, और इसीलिए इन्हें, क्योंकि इनकी पोजीशन निश्चित होती है, इसीलिए इनको मार्कर की तरह यूज़ किया जा सकता है। भाई अगर मैं जितना भी मार्क करूं वो सब हट जाए और हर बार अलग अलग चीज़ मार्क हो जाए तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन वही चीज़ें बार बार मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ तो आप समझ पाएंगे। तो इसी तरीके से सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है उनकी पोजीशन क्रोमोसोम पर डेफिनेट होती है, इसीलिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो मार्कर की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। द क्रोमोसोम्स हैविंग अ सैटेलाइट और मार्कर क्रोमोसोम, तो जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है या सैटेलाइट भी उसे कहते हैं, इस क्रोमोसोम, इस प्रकार के क्रोमोसोम को सैट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और ज़रूरी नहीं कि हर क्रोमोसोम में सैट क्रोमोसोम नाम का स्ट्रक्चर भी पाया जाए, लेकिन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर सभी क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। सभी क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही होता है, सभी क्रोमोसोम, और सभी में बीच में एक पिंच होती है जिसे सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। किसी किसी क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होती है। तो ये जो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सैटेलाइट है, और ये सेंट्रोमियर है। ये क्या हो गया आपका, सेंट्रोमियर हुआ, और ये क्या हो गया आपका, सैटेलाइट हो गया। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स देखिए, जब क्रोमोसोम सेल के अंदर दिखाई देते हैं अच्छे से, तो वो एक्चुअली इस तरह से दिखाई देते हैं। आप इनको देख पा रहे हैं, देखिए कितने सारे क्रोमोसोम हैं। ऐसे ही ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये जोड़े में होते हैं। देखिए टोटल 46 होंगे, लेकिन इनको 23 जोड़े कहते हैं, 23 पेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो डिटेल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स मॉर्फोलॉजी यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप रिवील अ कॉइल्ड फिलामेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। दिस इज कॉल्ड क्रोमोनिमा दैट फॉर्म्स द जीन बियरिंग पोर्शन। देखिए क्रोमोसोम पर मेन हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं कि क्योंकि क्रोमोसोम पर कुछ कुछ दूरी पर क्या स्थित होते हैं, जीन्स स्थित होते हैं। तो क्रोमोसोम पर जहाँ जीन्स स्थित होते हैं उस जगह को क्रोमोनिमा कहते हैं। क्रोमोसोम पर मान लीजिए कि अगर ऐसा क्रोमोसोम है ये पूरा, इस क्रोमोसोम पर जीन्स स्थित होंगे, यही काम ही है इनका, जीन कैरी करना। तो जहाँ पर जीन स्थित होते हैं क्रोमोसोम पर, उस जगह को क्रोमोनिमा कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड क्रोमोनिमा। coiled filament throughout the length of chromosome, this is called chromonema that forms the gene bearing portion। जहाँ जीन धारण करता है क्रोमोसोम वो जगह क्रोमोनिमा कहलाती है। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ए सबक्रोमैटिड नेचर एंड देयर कैन बी मोर देन वन क्रोमोनिमा इन अ क्रोमैटिड। ठीक है, तो इसे और क्लियर करूँगी मैं। देखिए क्रोमैटिड्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्रोमैटिड्स का स्ट्रक्चर तो हमने यहाँ पर देख लिया। ये देखिए, ये आपको क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये एक क्रोमैटिड हुआ, ठीक। इसमें पूरी लेंथ में एक्चुअली क्या है, ऐसे ही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ऐसे 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 बहुत सारी क्वाइलिंग है ना। तो ये जो क्वाइलिंग है इसे ही क्या कहते हैं, पूरी लेंथ में ये क्वाइलिंग होती है, और इसी पर क्या होते हैं, जीन्स स्थित होते हैं। इसे क्रोमोनिमा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए और फिर इसके बाद क्रोमैटिड्स के बारे में पढ़ा हमने। फिर एक्चुअली ये जो क्रोमैटिड्स हैं, इस क्रोमैटिड्स पर मेनली ये बने किससे हैं, डीएनए से बने हुए हैं। तो डीएनए वही जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हम लोग कह रहे हैं, तो उस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऐसे ही क्वाइल है, उनको देखते जाएंगे हम डिटेल में। तो जब हम डिटेल में देखते जाते हैं तो हमें मिलता है लास्ट में जो स्ट्रक्चर वो होता है डीएनए। तो देखिए ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए है, और इसी से पूरा क्रोमोसोम, इसी की क्वाइलिंग होती जाती है। और छोटा मोटा नहीं होता है, टोटल एक सेल में बेटा, एक सेल जिसे आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी आपके बाल, जो पतले बाल होते हैं उसके 1000 टुकड़े करोगे तो जो एक टुकड़ा मिलता है, उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर का क्रोमोसोम होता है। तुम सोच सकते हो 2 मीटर का क्रोमोसोम मतलब 2 मीटर लेंथ का जो दुपट्टा होता है जो लड़कियां लेती हैं उड़ने के लिए,
इतना बड़ा क्रोमोसोम सेल के अंदर कैसे रहता है? तो कैसे रहता है? कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग से रहता है। जैसे कि आप देखते हैं कि स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग स्प्रिंग जो है वो ऐसे कॉइल रहती है तो कम जगह लेती है, उसी को खोल दोगे तो ज़्यादा जगह लेगी। तो इसी तरह जो डीएनए के रूप में क्रोमोसोम कॉइल्ड रहता है, हेलिक्स बनाकर रहता है, कुंडलित रहता है, जैसे सांप इतना लंबा होता है लेकिन ये कुंडली बनाकर इतनी जगह में भी रह जाता है। तो उसी तरह 2 मीटर का लंबा क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में डीएनए रहता है, इतना बड़ा सा। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो उसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं और इसकी खोज वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होती है? देखिए ऐसे सीढ़ी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है और ये बेस और शुगर फॉस्फेट से बना होता है। शुगर फॉस्फेट से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ होता है ये। और ये किससे जुड़े होते हैं? इसके बीच बीच में जो होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रोजनस बेस पेयर्स जो है अटैच होते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट में एक केवल इंट्रोडक्शन दिया है। मैं आपको आगे कल जब न्यूक्लियस का फंक्शन पढ़ाऊंगी, एक लेक्चर और लूँगी इस पे, तो मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा और कैसे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस काम, यही यही जो डीएनए है इसी पर जीन स्थित होते हैं और जीन क्या करता है? वो मैसेज कन्वे करता है और उस मैसेज के अनुसार सेल के अंदर प्रोटीन बनता है और सेल का सारा काम प्रोटीन के माध्यम से होता है, एंजाइम के माध्यम से होता है, हार्मोन्स के माध्यम से होता है, जो कि खुद एक प्रोटीन है। ओके स्टूडेंट्स, I think for this level this is sufficient. I will explain the matter in other lectures and I hope you enjoyed my video. Thank you. Thanks for watching.